डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति मैक्रो से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने किया भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर बड़ा सस्पेंस। ट्रंप का बड़ा दावा, शांति समझौते पर आज होगा हस्ताक्षर। ईरान ने ट्रंप के दावे पर जताई असहमति। कहा, आज किसी समझौते पर हस्ताक्षर की कोई संभावना नहीं। राम मंदिर चंदा विवाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। राम मंदिर चंदा विवाद की एसआईटी करेगी जांच। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित, 15 दिन में देगी फाइनल रिपोर्ट। देहरादून के विकास नगर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में हिंदू युवक की मौत। हत्या पर उबल पड़ा देहरादून का विकास नगर। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। तनाव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट किया बंद। बिहार के दानापुर में सिपाही परीक्षा अभ्यर्थियों का हंगामा। पाटलिपुत्र स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़। सिपाही परीक्षा अभ्यर्थियों ने किया पथराव। रेल आईजी जितेंद्र राणा, कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से फ्रांस के नीस शहर में मुलाकात की। दोनों ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के साथ उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने निवेशकों और निवेश फंड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आज मोदी और मैक्रो के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समयानुसार शनिवार रात फ्रांस पहुंचे थे। होटल में भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने एक बच्चे को गोद में उठाया और दुलार किया। महिलाओं ने पीएम मोदी के हाथ को अपने माथे से लगाया। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुए। भारत चाहता है कि इन विमानों में अपने हथियार जोड़ने की सुविधा मिले। इसके लिए सोर्स कोड का मुद्दा भी उठाया जाएगा। डील पर अभी कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा। प्रधानमंत्री 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिनों की दौरे पर हैं। पीएम बनने के बाद उनकी ये 7वीं फ्रांस यात्रा है। पीएम का फ्रांस दौरा 2 फेज में होगा। इस दौरान 3 शहर नीस, एवियान और पेरिस जाएंगे वो, जहां 13-14 जून तक वो नीस में रहेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौते यानी कि पीस डील पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने भी कहा है कि समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और अगले 24 घंटे के भीतर इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि समझौते पर कल हस्ताक्षर होने वाले हैं और जैसे ही ये डील साइन होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने अलग रुख अपनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार इस्माइल बघेल ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया जारी है, लेकिन दूसरे पक्ष की विसंगतियों के कारण तत्काल किसी समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने दोहराया कि रविवार को समझौता नहीं होगा, हालांकि आने वाले दिनों में प्रगति संभव है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अगले 24 घंटे में हस्ताक्षर हो सकते हैं। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद दीर्घकालिक शांति समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि समझौता बेहद करीब है, लेकिन हर बार बातचीत आगे खींचती चली गई। We had a very good conversation, and he was hit, and he hit back, and I can't blame him for that. But he was hit, he hit back, and now they've called it quits. So they're gonna just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. But no, he hit back. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. अगली खबर, देश की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि एवं समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित तथा 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की भव्य पासिंग आउट परेड की समीक्षा की और नव प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को भारत माता की रक्षा के लिए कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी केवल देश की सीमाओं के प्रहरी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, सम्मान और आकांक्षाओं के भी संरक्षक हैं। इस वर्ष की पासिंग आउट परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास तथा सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। परेड में 481 भारतीय कैडेटों के साथ 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। राष्ट्रपति ने इसे भारत की वैश्विक मित्रता, आपसी विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के बढ़ते आयामों का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और तकनीकी प्रगति के इस दौर में भारतीय सेना को निरंतर नवाचार, आधुनिकता और अनुकूलशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने युवा अधिकारियों से अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व करने, उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा सैनिकों के कल्याण और सैन्य प्रभावशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने का आह्वान किया। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चंदा गबन मामले की जांच SIT से कराने का अनुरोध राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। श्री राम मंदिर के चंदे की राशि में गबन के मामले में अब शासन ने संज्ञान लिया है। शासन ने 3 सदस्यीय SIT गठित की है। SIT में विशेष सचिव, वित्त, 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 मंडलायुक्त लखनऊ, YG रेंज लखनऊ शामिल हैं।
करीब एक सप्ताह पहले चंदे की राशि में गबन करने का मामला सामने आया था। तब से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट गोपनीय तरीके से जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन पुलिस की मदद से ट्रस्ट के पदाधिकारी संदिग्धों से पूछताछ कर रकम की रिकवरी में जुटे हैं। अब ट्रस्ट ने कोई बयान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। इस बीच शनिवार को ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग थी। देर शाम शासन ने एसआईटी गठित कर दी, जिसमें विशेष सचिव वित्त नील रतन, मंडलयुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ आईपीएस किरण एस शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गठित एसआईटी की सराहना करते हुए सरकार की तत्परता को महत्वपूर्ण बताया। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने एसआईटी से 1 सप्ताह में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। जांच समिति की संतुष्टियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर के चारों ओर लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 वॉच टावर भी बनाए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल और वॉच टावर निर्माण का कार्य इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। लक्ष्य अगस्त 2026 तक पूरा करना रहेगा। राम मंदिर की फसाड लाइट 15 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरियों की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त है, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी है। ऐसे आईजी हैं, मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए थे, अनुभवी हैं और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दर्शन कार्यक्रम किया। यहां प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 200 लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की समस्या सुनी और उचित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, सभी की उचित समस्या का निदान कराएगी। सीएम योगी ने मामलों के निस्तारण के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। जनता दर्शन में पुलिस व राजस्व संबंधी शिकायतों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय सीमा के भीतर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इलाज की चिंता सरकार पर छोड़ दें। सरकार इलाज में मदद करेगी। जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। लोगों को विवेकाधीन कोष से भी सहायता दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इस संबंध में बड़ा ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों दल बिहार में विपक्षी दलों के बीच हुए तालमेल की कमियों से सबक लेना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार चुनावी रणनीति काफी पहले से तैयार की जा रही है, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने और कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश मिल सके। बताया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने से पहले ही
उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। इसके पीछे मकसद ये है कि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय मिल सके और वे जनता के बीच बेहतर तरीके से पहुंच बना सकें। उत्तराखंड के देहरादून के विकासनगर स्थित बैरागीवाला गांव में दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर दिया। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने मामले को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कई लोग लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बैरागीवाला गांव से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने घटना के खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर लिया है। वीडियो में लाठी डंडों से लैस लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो कहीं चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस का कहना है कि विवाद की शुरुआत खेत में पानी लगाने को लेकर हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वो हिंसा दिखाई दे रही है। इस हिंसक झड़प में एक हिंदू युवक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। युवक की मौत की खबर फैलते ही गांव का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को पूरे इलाके को छावनी में बदलना पड़ा। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर कैंडिडेट्स ने ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया, पथराव किया और एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंचे पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि आधी रात के करीब हमें खबर मिली कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश की कि वे हंगामा न करें और उन परीक्षार्थियों का सहयोग करें जो परीक्षा देना चाहते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींची और तरह तरह की मांगें रखी, जैसे स्पेशल ट्रेनों की मांग, जबकि पहले से ही 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। त्यागराजन ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उन छात्रों को भी रोका जो जाना चाहते थे। इन वजहों से उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी लोनी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। हजरत शहीद चिश्ती बाबा के नाम से बनी ये मजार यूपीसीडा की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित बताई गई। प्रशासन ने पहले ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एसडीएम लोनी दीपक सिंहवाल ने बताया कि नियमानुसार पूर्व में नोटिस दिया गया था और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज ये कार्रवाई की गई है। वहीं डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मजार काफी पुरानी थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। ग्रीन बेल्ट में एक मजार बनी हुई है, जिसमें यूपीसीडा द्वारा इसको पाया गया था कि यूपीसीडा के ज़मीन में बनी हुई है। इनके द्वारा उनको नोटिस भी दी गई थी उसको हटाने के लिए, उनके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई। तो आज यूपीसीडा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस अवैध मजार को यहाँ से हटाया जाना है। उसी के तहत आज यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पीएसी है, आरआरएफ है, लगभग 300 पुलिस बल और हैं। कुल मिला के 400-450 पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जिससे शांतिपूर्ण कार्रवाई हो सके। सर, क्या अवैध अतिक्रमण पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो इस तरह के अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उस पर चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, जो अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर अंदर रह रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? वो अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। बिल्कुल, जो कार्रवाई बनती है और सारी विधिक कार्रवाई इसमें। आज यूपीसीडा की ग्रीन बेल्ट पर बनी मजार को शासन और प्रशासन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि जिस तरह से यूपीसीडा की जमीन वो आज से करीब 50 साल पहले अतिक्रमण होकर यूपीसीडा ने ली थी। जो गाँव पावी की जमीन थी उसका जो
कहना चाहिए यूपीसीडा ने लेके और वो कॉलोनी काटी थी, जिसमें अंसल की ये जो ग्रीन बेल्ट है, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं तो ये अंसल की जो ग्रीन बेल्ट है उस पर ये मजार बनी हुई थी और आज शासन और प्रशासन के द्वारा इसे यहाँ से हटा दिया गया है। एपीएन न्यूज के लिए मैं राजीव शाह। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सहारनपुर में एटीएस और थाना चिल्काना पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 25,000 रुपए का इनामी बांग्लादेशी नागरिक जाहिद पिछले 17 सालों से पुलिस और अदालत की गिरफ्त से बचता फिर रहा था। आरोपी साल 2009 से अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन की जांच में कई संदिग्ध दस्तावेजों की तस्वीरें भी मिली हैं, जिससे उसके नेटवर्क को लेकर अहम सुराग मिले हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ लोगों से संपर्क थे। वहीं उसकी पत्नी नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कराना है कि वर्ष 2009 में थाना कुतुबशेर में फॉरेंस एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 5 लोगों को सजा हो गई थी एवं एक अभियुक्त जिसका नाम था जाहिद सन ऑफ अहमद फकीर उर्फ डल्लू 2009 में बेल मिलने के बाद से फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा इसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू भी इशू किए गए थे और इसको पकड़ने के लिए श्रीमान एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना चिल्काना एवं एटीएस के ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा फाइनली इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक बांग्लादेशी आईडी कार्ड मिला है, एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं। अगली खबर, मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन कारोबार में भी रौनक लौट आई है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल माल रोड, गन हिल और कंपनी गार्डन में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैलानी मसूरी के सुहावने मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि वीकेंड के दौरान उनके होटलों में 90% से अधिक कमरे बुक हैं, जबकि कई होटल लगभग फुल चल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार गर्मी के मौसम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत लेकर आई है। आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। और हम लोग मसूरी पहली बार आए और मसूरी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हिमालयाज और क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, वो भी रीज़न से बोलते हैं क्योंकि इधर हिल्स और ये सब बहुत बढ़िया है। कैसा लगा आपको? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को मैं बिल्कुल सेंस नहीं है कि आप एक बार देख तो लो कि इतने टूरिस्ट पे टूरिस्ट आए जा रहे हैं। हर ठीक है, हर वीकेंड का प्लान बनता है, इनफैक्ट हम भी तो आए हैं यहाँ पे, बट स्टिल मतलब एक सेंस होती है पार्किंग की भी, एक सेंस होती है कि आप एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज वे में आओ। अभी मसूरी में जून का महीना चल रहा है, पर्यटन सीजन बिल्कुल पीक पर है। ऐसे में यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशनुमा है और कभी बीच में रिमझिम बारिश आ रही है तो उससे टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और सभी पर्यटक यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और समस्त प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से पर्यटन सीजन को चला रहा है और समस्त जो उनकी तैयारियाँ एकदम दुरुस्त दिख रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।